गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आज हम उसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म को हमने कई तरीके से समझने की कोशिश की, अलग अलग कंट्रीज का हमने उसमें एग्जांपल देखा। इंपीरियलिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों? जब नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। जब अब यूरोपियन कंट्रीज आपको पता हो सब नेशंस बनने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं जो ऊपर, क्योंकि अब मिडिल क्लास वालों का ज्यादातर रोल हो गया था एज अ हेड ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने इस नेशनलिस्ट फीलिंग का इस्तेमाल किया। और जब इंपीरियलिज्म यानी अपने साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म को बोलते हैं साम्राज्यवाद, यानी कि जब अपने साम्राज्य को आप और बढ़ाते हो, यानी कि दूसरी रीजन्स के लोगों के ऊपर अपना स्वामित्व दिखाते हो, वो युद्ध के थ्रू, वॉर के थ्रू, है ना। तो ये जब फीलिंग्स आती है, तो कहने का मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म है इसको 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, है ना, 4 क्वार्टर्स हैं, तो लास्ट क्वार्टर यानी कि 1875 से 1899, इस दौरान मतलब स्पेसिफिक करने के लिए, वैसे तो ये कहीं ना कहीं पहले और एंडिंग में आप कभी भी इसको देख सकते हैं, लेकिन इस समय आप ये बेसिकली आप देखेंगे थ्रू बाल्कान कंट्री, है ना। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बाल्कान्स में ये और में ज्यादातर आता है और इसके आने के चांसेस हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे होते हैं। तो बाल्कान्स, क्योंकि आपको पता है आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इट इज अगेन वन ऑफ द सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाल्कान्स। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? या तो सिंपली पूछा जा सकता है कि जो स्लाव्स थे उन्होंने किस तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की। स्लाव्स क्या है? ये जो बाल्कान रीजन में रहने वाले लोग हैं, इनहैबिटेंट जो लोग थे वहां पे, उनको बेसिकली स्लाव्स बोला जाता था, राइट। अब ये जो बाल्कान है, पहले हम ये देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, राइट। और फिर हम देखेंगे इसके ऊपर जो बाल्कान एरिया, इसके ऊपर मैक्सिमम किसका स्वामित्व था, यानी कि किसके अंडर में था ये मैक्सिमम। फिर हम देखेंगे किस तरीके से उसमें उतार चढ़ाव आए। तो आपको ये याद रखना है कि स्लाव्स बोला जाता था वहां के जो इनहैबिटेंट लोग थे। तो इसमें जब आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाल्कान रीजन का क्या रोल था, है ना। कि मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, उसके पीछे बाल्कान की क्या मतलब अहमियत है, क्या रोल है, एक्सप्लेन और कमेंट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो या ऑटोमन एम्पायर किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ऑटोमन एम्पायर, एक ऑटोमन बिस्मार्क हमने किया है, वो दैट इज द आयरन मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, दिस इज ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर बोला जाता है जो टर्की, आप सबको पता है टर्की एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी है और उसका थोड़ा सा पार्ट जो है टर्की में, मतलब यूरोप में है। तो दैट इज वो जो टर्की है उसको पहले ऑटोमन बोला जाता था, ऑटोमन एम्पायर, यानी कि उनका जो साम्राज्य था पूरे लगभग बाल्कान में फैला हुआ था। अब एक बार हम देख लेते हैं कि बाल्कान जो एरिया है, जो कंट्रीज है, वो क्या है। यहाँ पर आपको एक डेट याद रखनी है प्यारे बच्चों, दैट इज 1871। और 1871 आपको पहले से याद है क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जिस समय यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ उस समय आप देखेंगे कि बाल्कान जो कंट्रीज हैं, बाल्कान किसको बोला जाता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो उनके बीच में किस तरीके से स्ट्रगल हुआ, क्योंकि उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना थी और कहीं ना कहीं वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। तो आपने देखा था कि किस तरीके से ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग हुई थी, है ना। हमने ग्रीस के बारे में जब देखा था 1832 में द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, उसके तहत उसको एक नेशन का दर्जा मिला था ग्रीस को। अब हम देखेंगे एक बार बाल्कान रीजन को, ये कौन सा रीजन है। ये हमारा यूरोप है ना। यहाँ पे ये शूज जो है, दिस इज इटली। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये समुद्र है, दिस इज एड्रियाटिक सी, ठीक है। ये नीचे पूरा मेडिटेरियन सी, और दिस इज ब्लैक सी। तो ब्लैक सी और ये जो पेनिनसुला बन रहा है पूरा, यानी एड्रियाटिक सी, मेडिटेरियन और ब्लैक सी वाला, ये जो पूरा पेनिनसुला बन रहा है। पेनिनसुला आपको पता है जो वो लैंड का एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ये वाला जो पेनिनसुला है, इसके अंदर जो कंट्रीज आ रही हैं इसको बोलते हैं बाल्कान कंट्रीज। तो इसके अंदर 11 कंट्रीज आती है प्यारे बच्चों। अब वो 11 कंट्रीज कौन सी है मैं आपको एक बार अभी दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें से आप 3 कंट्रीज को ऑलरेडी जानते हैं। आपने देखा था स्लोवेनिया, है ना। मैं इसको किसी और यहाँ पे बनाता हूँ इसको, क्योंकि ये आप देखेंगे दैट दिस इज स्लोवेनिया। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है काफी बड़ा,
और यहाँ पे ये जो है दिस इज इटली। तो ये आप देख रहे हैं स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के नीचे आप देखेंगे दिस इज, यहाँ पे क्या है, क्या पढ़ा था हमने, क्रोएशिया, और इसके नीचे क्या है, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, तो दिस इज स्लोवेनिया, दिस इज CROATIA क्रोएशिया, एंड दिस इज बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। अब आप देखेंगे, ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर आप एक नीचे यहाँ पे देखेंगे MA और फिर आप देखेंगे G, दिस इज T, दिस इज मग टी, एक मग टी है ना, एम हमने किया था ना मग यार, तो मग टी। M फॉर मॉन्टेनिग्रो, A फॉर अल्बानिया, G फॉर ग्रीस है ना, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, एंड T फॉर टर्की। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज आपने देख ली। अब इसको आप देखेंगे दूसरे तरीके से, मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर आपको इसको बताता हूं ताकि आपको इजीली लर्न भी हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये कंट्रीज के नाम है ना। तो ये दिस इज स्लोवेनिया, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, दिस इज क्रोएशिया, दिस इज बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, दिस इज M फॉर मॉन्टेनिग्रो, A फॉर अल्बानिया, एंड दिस इज द लेग T है ना। एक व्यक्ति के मतलब फिजिकल अपीयरेंस आप देख सकते हैं, कैप डाली हुई या फिर सरदार जी है पंजाब के, है ना। और यहाँ पर आप एक छोटी सी और बना देंगे, दिस इज टर्की, ये टर्की वो वाला एरिया है जो यूरोप के अंडर में आता है। दिस इज ग्रीस है ना, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ये आप बस याद रखेंगे अभी के लिए। तो दिस इज MAG मग, दिस इज T। ठीक है, ये तीन आपको पहले से ही पता है 1 2 और 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दोनों यहाँ पे है मैसेडोनिया, यहाँ पर एक कंट्री है मैसेडोनिया M, और यहां पर है सर्बिया, राइट, और यहां पर है दिस इज रोमानिया, एंड दिस इज बुल्गारिया। अब ये कैसे याद करना है, ये तो आई होप कि आप इसका एक आप वो बना लेंगे जोकर, जिसमें आप जो ऊपर जो जुड़ी है उसको आप बोलेंगे स्लोवेनिया, फिर जो बाल बना रहे हैं उसको आप बोलेंगे क्रोएशिया, और फिर जो पूरा फेस का बना रहे हैं बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। उसके नीचे जो एक हिस्सा बना रहा है दैट इज M फॉर मॉन्टेनिग्रो, फिर उसके नीचे का हिस्सा जो बना रहा है दैट इज अल्बानिया, और उसके नीचे जो पाँव है ना, एक छोटा पाँव और एक ये पूरा लंबा पाँव एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दिस इज ग्रीस, और ग्रीस के बिल्कुल टिप पे आप टर्की लगा देंगे, मग T। और यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे, मैंने इसको कैसे याद किया, अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं प्यारे बच्चों चीजों को समझने के लिए। जब भी आप बोलोगे अल्बानिया मॉन्टेनिग्रो तो आपके माइंड में मैप भी चलना चाहिए। मैंने इसको कैसे याद किया है, S फॉर माई एल्डर ब्रदर्स नेम, उनका नाम है सुरेंद्र, और मेरे जो भाभी जी हैं उनका नाम है मनदीप, तो इससे मैंने मैसेडोनिया कर लिया। B फॉर भूपेंद्र, एंड R फॉर रेखा, एंड रेखा इज नेम ऑफ माई वाइफ। तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया कि जो ब्रॉड वाला एरिया है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो हमें याद रखनी है, वो मैंने इस तरीके से याद किए। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी नेशनलिस्ट की भावना काफी बढ़ गई लोगों में। तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, तो ऑटोमन एम्पायर जो है उन्होंने काफी कोशिश की, दे ट्राइड अ लॉट विद, उन्होंने काफी मतलब रिफॉर्म्स लेके आए इंटरनल, और जो भी चीजें जैसे जर्मनी ने की थी बैंकिंग और इंटरनल काफी रिफॉर्म्स इन्होंने किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और धीरे धीरे ये जो सेंटिमेंट्स थी नेशनलिज्म की, इसने जो है धीरे धीरे जो रीजन्स हैं इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और इन्होंने कैसे डिक्लेयर किया वही हम जब देखेंगे कि रोमांटिसिज्म की उन्होंने हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचाया कि हम लोग हमेशा से गुलाम नहीं रहे, ये फॉरेनर्स ने आके हमें अपना सब्जुगेट कर लिया था, सब्जुगेट मतलब अपने अंडर में कर लिया था। तो वो धीरे धीरे फिर वो आजाद होने लगे। तो जब वो इस प्रोसेस में चल रहे थे तो आपको याद है कि जो यूरोपियन सुपर पावर थी दैट इज ब्रैप, वो भी कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने में यहाँ पे आ गए थे। ऑटोमन एम्पायर कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, यानी कि उसकी पावर कम हो रही थी, वहां से ब्रैप आ रहा था, और वहां से यहाँ वाले लोग भी अपने आप को आजाद करना चाहते थे। और यहाँ जो रहते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था, दैट इज स्लाव्स, SLAVS। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको प्यारे बच्चों जब भी आप बोले बाल्कान्स के बारे में या फिर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का टॉपिक जब आप देखें तो आपको BSIL V2F
बीसिल V2F। अभी आप कहेंगे सर इसको हम किसी और तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि ये हमें सिस्टमेटिकली एक के बाद एक समझना है, तो इनको मैंने अलग अलग कलर में लिखा हुआ है। आप देखेंगे BCL, फिर हमने एक स्लैश दिया हुआ है, फिर V2F। ये आपको हर बार बोलना है, तो ये इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा। तो बाल्कान्स 1871, और 1871 में बाल्कान में काफी एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था। और ब्रैप जो है दैट इज ब्रिटेन, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, एंड P फॉर प्रशिया। प्रशिया को अब क्या कहने लगे? जर्मनी। तो इन्होंने 1871 में ये हुआ था। कंट्रीज कौन कौन सी थी? 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दीज 11 कंट्रीज। और यहाँ पे क्या है? एड्रियाटिक सी है, यहाँ पर क्या है? मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे क्या है? ब्लैक सी है। तो इसके बीच का जो पेनिनसुलर एरिया। इनहेबिटेंट्स कौन थे यहाँ पर? I फॉर इनहेबिटेंट दैट इज स्लाव्स। 1 मार्क, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लार्ज पार्ट अंडर ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन बिस्मार्क और ऑटोवन बिस्मार्क और ऑटोमन एम्पायर में कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों, राइट? तो दिस इज ऑटोमन एम्पायर, जिसको टर्की, अंकारा जिसकी कैपिटल है। ये हमने देखा बीसिल। B फॉर बाल्कान्स, वो साथ में ईयर देखा। C फॉर हमने देखा कंट्रीज कितनी है। I फॉर इनहेबिटेंट जो है उनको क्या बोलते हैं, और L फॉर लार्ज जो पार्ट है इस पूरे पेनिनसुला का, ये किसके अंडर में था? दैट इज ऑटोमन एम्पायर। अब हम देखेंगे, मैंने जैसे बताया कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे जो सिचुएशन है काफी एक्सप्लोसिव हो गई थी। वहां से ब्रैप, यहाँ से ऑटोमन एम्पायर, यहाँ से इनकी खुद की नेशनल सेंटिमेंट्स। फिर ट्राइड बट फेल। ऑटोमन एम्पायर ने बहुत रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, बट दे फेल, है ना। 1 by 1 डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो है, तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पे एक और कंट्री है कोसोवो, उसका भी रिसेंट में मतलब चल रही है प्रॉब्लम। मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जिनको एज अ नेशन माना जाता है वो ये कंट्रीज हैं। तो 1 by 1 दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। फिर आप देखेंगे फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 1914 में जो हुआ था 28 जून से मतलब 28 जून को आर्कड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के किंग थे वो, है ना, और प्रिंस थे, सॉरी ऑस्ट्रिया, आपको पता ही है। ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे वो घूमने गए थे अपनी वाइफ के साथ हंगरी में, है ना। तो वहां पे उनकी मौत हो जाती है, वहां पे मतलब उनको मार दिया जाता है, जिसकी वजह से एक चिंगारी का काम करती है और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें बाल्कान कंट्रीज का भी बहुत अहम रोल था। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed. Creed होता है पंथ, है ना, जैसे हम धर्मों में भी देखते हैं अलग अलग पंथ, वैष्णव पंथ, है ना, शिव पंथ। तो क्रीड का मतलब होता है पंथ। With limited ends, during this period, nationalist ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। मतलब जो नेशनलिस्ट जो ग्रुप थे वो अब टॉलरेंस नहीं रही अब उनके अंदर, अब वो बस रेडी टू वॉर, इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न, मेजर यूरोपियन पावर ब्रैप, manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialist aims. imperialistic का मतलब, imperialism का मतलब आपको समझ में आ गया है। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा imperialistic था जिसने लगभग पूरे विश्व के ऊपर अपना कंट्रोल किया था। The most serious source of nationalist tension, the most serious, है ना, आप समझ रहे हैं। तो जो नेशनलिस्ट की टेंशन थी इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कान्स। एंड आई होप ये पेनिनसुला आपको पता है, बाल्कान 11 कंट्रीज इसमें आती है। 1871 जर्मनी के साथ आपको याद करना है। द बाल्कान्स वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो, whose inhabitants were broadly known as Slavs. A large part of the Balkans were under the control of the Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration, यानी कि विघटन होना Ottoman Empire का, disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. बहुत कोशिश की उन्होंने, but very little success. One by one, its European subject, यानी कि जो Ottoman Empire है यहाँ पर भी, एशिया में भी और यूरोप में भी, इसके जो subjects थे, European subjects, nationalists broke
away from its control and declared independence. The Balkans people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign power. Subjugated का मतलब होता है अपने अंडर कर लेना, अपने अधीन कर लेना. धीरे धीरे उन्होंने हमें अपने अधीन कर लिया. Hence the rebellious nationalities in the Balkan thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence. तो वो उनके माइंड में ये थॉट प्रोसेस डाल दिया गया था, आ गया था बिकॉज ऑफ रोमांटिसिज्म कि अब तो हमें एक होना है क्योंकि हम पहले भी आजाद थे और हमें आजाद ही रहना है. As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. वही तीनों है ना, वहां से ब्रैप, इधर से ऑटोमन और इधर से उनकी नेशनलिस्ट feeling. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other. मतलब एक दूसरे का एरिया छीनने में लगे हुए थे. Intense matters were further complicated हो गए because the Balkans also became the scene of big power rivalry. Rap. During this period, there was intense rivalry among the European power over trade and colonies as well as naval and military might. यानी कि उनको मिलिट्री में भी अपने आप को बड़ा दिखाना था, नेवल में भी दिखाना था. तो इस तरीके से जो बड़ा दिखाने की जो पावर थी वो ब्रैप्स में या यूरोपियन कंट्री में काफी थी. मतलब ट्रेड रूट्स को अपने अंडर कंट्रोल में करना, अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, वही ब्रैप, Germany, England and Austro-Hungary was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. Nationalism aligned with imperialism. Align हो गई nationalism की को imperialism के साथ जोड़ दिया गया. Led Europe to disaster in 1914. Nationalism का बुरा अगर हम देखते हैं, बुरा पार्ट देखते हैं तो that is imperialism और जिसकी वजह से पूरे यूरोप को भुगतना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तौर पे 1914 में. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination. यानी कि जैसे इंडिया भी उनके अंडर में था, तो या ऐसी और भी जो कंट्रीज थी उन्होंने अब धीरे धीरे अपनी नेशनलिस्ट, ट्रू नेशनलिस्ट वाली जो भावना है कि हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं ज्वलन हो गई, आग की तरह ये फैल गई. द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forced in confrontation with imperialism. यानी कि उन्होंने confront किया, उन्होंने सामना किया imperialism का, यानी जो वो powers थी. European ideas of nationalism were nowhere replicated. For people everywhere developed their own specific variety of nationalism. तो यानी कि जो नेशनलिज्म जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हर एक जगह पे, क्योंकि जो ऑलरेडी जो उनके कंट्रोल में थे एज अ कॉलोनी, उनकी जो नेशनलिस्ट फीलिंग है दैट मस्ट बी दैट इज डिफरेंट, है ना. तो नेशनलिज्म को अपने अपने तरीके से उसके कई रूप हो गए. बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. तो हमने देखा था ना, नेचुरल ऑफ मैनकाइंड, जियोसेप्पे मेसी ने कहा था, वो ऐसा समझते थे कि गॉड ने जो है नेशन को एज अ नेचुरल ऑफ मैनकाइंड बनाया है. तो वही चीज हम देख रहे हैं. बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ नेशन स्टेट, जो भी सोसाइटीज हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए एज अ नेशन स्टेट, केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. तो प्यारे बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप कि आपको जब ये पूरी वीडियोस आप एक साथ 1 by 1 देखेंगे, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो प्लीज आस्क मी. इसकी जो हम जो पिक्टोरियल क्वेश्चन है वो भी हम एक बार देखेंगे इसमें, क्योंकि पिक्टोरियल क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे पिक्टोरियल वाली सीरीज में. तो आई होप कि आपको बाल्कान के बारे में, है ना, और बी सिल F2V, ठीक है, याद रखना है, बी सिल V2F, ठीक है. बी फॉर बाल्कान, सी फॉर कंट्रीज कितनी 11, आई फॉर इनहेबिटेंट जो है वो क्या स्लाव्स हैं, एल फॉर लार्ज पार्ट किसके अंडर में, ऑटोमन के, और वी फॉर वेरी एक्सप्लोसिव एंड वेरी सिंपल, टी फॉर ट्राइड टू
बट फेल, है ना। फिर आप देखेंगे 1 by 1 डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड फाइनली द वर्ल्ड वॉर। तो ये एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है विद BSIL एंड V2F। दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।